नमस्ते दोस्तों। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी के समंदर में गोता लगाने के लिए जो आपके दिल को छू लेगी, आपकी रूह को हिला देगी और आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां मोहब्बत, धोखा और कफ्फारा आपस में टकराते हैं। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी जिंदगी ख्वाबों से सजी थी, लेकिन एक राज ने उसकी हर खुशी को छीन लिया। ये है सुहाना की कहानी, जो अपनी जिद और मासूमियत के दरमियान फंस गई और एक ऐसी हकीकत से टकराई जिसने उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी कहानी के सफर पर ले जा रहे हैं जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और आखिर में एक गहरा पैगाम देगी। चलें, शुरू करते हैं। मैं सुहाना सिंह हूँ, राजपुर नामी एक छोटे से गांव की रहने वाली, जहाँ खेतों की हरियाली और घरों की चार दीवारी मोहब्बत से सजी होती थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और मेरे दो भाई, राज और विक्रम, मेरी हर ख्वाहिश को सर आंखों पर रखते थे। हमारा घर हंसी खुशी से भरा रहता था। मेरी पैदाइश पर पूरे राजपुर में जश्न मनाया गया था। दादी माँ बताती हैं कि गांव भर में मिठाइयाँ बांटी गईं, गरीबों को खाना खिलाया गया और हर घर में खुशी के दिए जलाए गए थे। माँ कहती थीं कि मैं उनकी दुआओं का फल हूँ और दादाजी मुझे अपनी आंखों का नूर कहते थे। मेरी हर ख्वाहिश कानून की तरह मानी जाती थी। अगर मैं कहती कि मुझे चाँद चाहिए, तो शायद घर वाले आसमान से चाँद भी उतार लाते। बचपन से लेकर जवानी तक मेरी जिंदगी एक ख्वाब की तरह थी। राजपुर के कच्चे रास्तों पर भाइयों के साथ दौड़ना, दादी माँ की कहानियां सुनना और माँ के हाथ का बना खीर खाना, ये सब मेरी जिंदगी के रंग थे। लेकिन जब मेरी कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल हुई तो मेरी जिद ने घर वालों को परेशान कर दिया। मैंने जयपुर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करने की जिद की, लेकिन दादाजी ने सख्ती से मना कर दिया। हमारे खानदान की लड़कियां ऐसी जगह नहीं जाती जहां लड़के और लड़कियां साथ पढ़ती हैं। तुमने जो पढ़ लिया वह काफी है, उन्होंने हुक्म दिया और चले गए। मैं गुस्से और जिद में अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर बैठी। आंसुओं से बिस्तर भीग गया, लेकिन मुझे यकीन था कि मेरी जिद जीत जाएगी, क्योंकि मेरे घर वालों के लिए मेरी खुशी सबसे मुकद्दम थी। माँ, दादी माँ और भाइयों ने दादाजी से मेरी खातिर मिन्नतें की। राज ने कहा, दादाजी, सुहाना की खुशी हमारे लिए सब कुछ है, इसे जयपुर जाने दें। विक्रम ने भी सर्द लहजे में कहा, मुझे खानदान की परवाह नहीं, बस अपनी बहन की खुशी चाहिए। आखिरकार दादाजी मान गए, लेकिन एक शर्त के साथ। सुहाना किसी लड़के से बात नहीं करेगी और पर्दे की पाबंदी करेगी। मैं खुशी से झूम उठी। जयपुर जाने की तैयारियां शुरू हो गईं। राज भाई मेरे साथ शहर शिफ्ट हुए और मेरा दाखिला यूनिवर्सिटी में हो गया। जयपुर की रंगीन गलियों, हलचल भरे बाजारों और यूनिवर्सिटी की रौनक ने मुझे एक नई दुनिया से मुतारिफ कराया। लेकिन मेरी किस्मत शायद कुछ और ही सोच रही थी। यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ी मैं अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देख रही थी। नए दोस्त, नई पढ़ाई और एक नया सफर, सब कुछ मुझे जोश से भर रहा था। लेकिन पहले ही दिन कैंटीन में मेरी नज़र एक लड़के पर पड़ी। वह अकेला, सर झुकाए बैठा था और उसकी आंखें छत की तरफ घूर रही थीं, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबा हो। उसकी उदासी ने मुझे अजीब सा महसूस कराया। इतना खूबसूरत और जहीन नजर आने वाला लड़का अकेला क्यों बैठा है? मैंने सर झटकारा और क्लास की तरफ बढ़ गई। क्लास में चंद मिनट बाद वही लड़का दाखिल हुआ और उसके साथ प्रिंसिपल साहब भी थे। बच्चों, ये आपके नए प्रोफेसर हैं, आर्यन शर्मा। इनका इस्तकबाल करें, प्रिंसिपल साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। सब ने यकजबान होकर वेलकम सर कहा। आर्यन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसकी आंखों में वही उदासी थी। वह पढ़ाते वक्त संजीदा रहते, लेकिन जब भी मैं उन्हें अकेला देखती, मेरे दिल में एक सवाल उठता कि यह शख्स इतना उदास क्यों है। एक दिन कैंटीन से क्लास जाते हुए मेरी नज़र एक कमरे के शीशे पर पड़ी। अंदर का मंजर देखकर मेरे पांव जमीन से जैसे चिपक गए। आर्यन एक लड़की के साथ बहुत करीब खड़ा था और दोनों की बातें कुछ ऐसी थीं जो मेरी समझ से बाहर थीं। वह लड़की रो रही थी और आर्यन उसे तसल्ली दे रहा था, लेकिन उसके अंदाज में कुछ अजीब सा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पसीने से हाथ भीग गए। मैं भागती हुई यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकली और घर की तरफ चल दी। रास्ते में मेरी दोस्त प्रिया ने मुझे रोका। सुहाना, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों भाग रही हो? उसने परेशानी से पूछा। मैंने सर दर्द का बहाना बनाया और घर पहुंच गई, लेकिन वह मंजर मेरी आंखों के सामने बार बार चल रहा था। क्या आर्यन कोई गलत काम कर रहा था? ये सवाल मेरे दिलो दिमाग को खाए जा रहा था। मैंने राज भाई को फोन किया और जल्दी घर आने को कहा। जब वह आए तो उन्होंने मेरी परेशानी देखकर बार बार पूछा कि क्या हुआ, लेकिन मैंने कुछ न बताया। अगर मैं बताती तो वह मुझे वापस राजपुर ले जाते और मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाती।
मैंने खुद को संभाला और पढ़ाई पर तवज्जो देने की कोशिश की। प्रिया के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगी क्योंकि उसकी मौजूदगी में मुझे सुकून मिलता था। लेकिन वह मंजर मेरे जहन से न निकला। तीसरा सेमेस्टर खत्म होने पर मैं छुट्टियों के लिए राजपुर वापस आई। घर वालों की मोहब्बत ने मुझे सुकून दिया। पापा, माँ, दादी माँ और दादाजी हर वक्त मेरे पास होते, मुझसे बातें करते और मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते। लेकिन एक दिन कुछ अजनबी घर आए। दादी माँ ने मुझे बुलाया और बताया कि वह लोग मेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। लड़का पढ़ा लिखा है, प्रोफेसर है और जमींदार खानदान से है। सबको पसंद आया है, माँ ने खुशी से बताया। मैं हैरान थी। माँ, मैंने तो कभी उसे देखा नहीं। वह मेरे घर तक कैसे पहुंच गए? मेरे सवालों का कोई जवाब न था। लेकिन घर वालों की खुशी देखकर मैंने उनका फैसला मान लिया। मेरी मंगनी हो गई और शादी मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद तय हुई। मंगनी के वक्त मुझे सिर्फ लड़के का नाम पता था, आर्यन शर्मा। लेकिन जब प्रिया ने बताया कि आर्यन वही प्रोफेसर हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, तो मेरा दिल धक से रह गया। क्या वह वही आर्यन था जिसे मैंने उस कमरे में देखा था? मेरा दिमाग सुन्न हो गया, लेकिन घर वालों की खुशी के लिए मैं खामोश रही। शादी से पहले मेरा आखिरी सेमेस्टर था। एक तरफ इम्तिहानों की तैयारी, दूसरी तरफ शादी की खरीदारी। मैं घनचक्कर बनकर रह गई थी। कभी बाजार जाती, कभी किताबों में सर दिए बैठी रहती। प्रिया मेरे साथ हर वक्त रहती और उसकी बातें मुझे हल्का फुल्का कर देती। लेकिन दिल के किसी कोने में एक खौफ सा बैठा था। क्या मैं सही फैसला कर रही हूँ? आखिरकार इम्तिहान खत्म हुए और शादी का दिन आ पहुंचा। राजपुर में हमारे घर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। पूरा खानदान जमा था। रात गए तक फंक्शन चलते रहे। मेरी कजन रिया और प्रिया मेरे साथ थीं। प्रिया ने रात को कान में सरगोशी की। सुहाना, तुमने अपने होने वाले शौहर की तस्वीर देखी? मैंने नफी में सर हिलाया। वह वही प्रोफेसर आर्यन है, उसने कहा। मेरा दिल जोर से धड़का, लेकिन माँ ने मुझे आराम करने को कहा और मैं अपने कमरे में चली गई। निकाह के वक्त मुझे पता चला कि मेरा निकाह आर्यन शर्मा से हुआ है, लेकिन रुखसती के वक्त मैं अपने घर से दूर होने के दुख में डूबी थी। जयपुर में आर्यन के घर पहुंचकर कुछ रस्में अदा की गईं और मुझे कमरे में बिठाया गया। रात गए तक आर्यन नहीं आया। इंतजार करते करते मैं सो गई। सुबह जब आंख खुली तो आर्यन शीशे के सामने खड़ा था। सॉरी, मैं सो गई थी, मैंने शर्मिंदगी से कहा। कोई बात नहीं, तैयार हो जाओ, नाश्ते के लिए जाना है, उसने इत्मीनान से कहा। उसकी इस बेनियाजी ने मुझे हैरान कर दिया। नाश्ते के वक्त आर्यन के वालिदैन राधा आंटी और विजय अंकल बहुत प्यार से मिले। लेकिन आर्यन की खामोशी और उसकी आंखों की उदासी मुझे परेशान कर रही थी। वलीमा के बाद मैं अपने घर वालों से मिलने राजपुर गई और वापस ससुराल आई। लेकिन अब जिंदगी एक नए मोड़ पर थी। शादी के चंद दिनों बाद मैंने आर्यन के रवैये में अजीब सी तब्दीली देखी। वह हर रात तहज्जुद की नमाज पढ़ता और सिसकियां लेता। एक रात जब वह शिद्दत से रो रहा था, मैं उठकर उसके पास गई। आर्यन, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? क्या कोई बुरा ख्वाब देखा? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। वह मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, सुहाना। अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं सकते में आ गई। कैसा गुनाह? मैंने पूछा, लेकिन उसने कुछ न बताया और रोते रोते सो गया। अगली सुबह फजर की नमाज के बाद वह फिर रोता रहा। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन वह खामोश रहा। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब मैं किचन में गई तो देखा कि आर्यन खुद खाना बना रहा था। आर्यन, आप बताते तो मैं बना देती, मैंने कहा, लेकिन उसने सख्ती से कहा, नहीं, मैं खुद कर लूंगा। उसकी बेरुखी ने मेरा दिल तोड़ दिया। आज तक किसी ने मुझसे इस लहजे में बात नहीं की थी। शाम को आर्यन ने सहन में एक बड़ा दस्तरख्वान बिछाया और गांव की गरीब औरतों को खाना खिलाने लगा। मैं हैरान थी कि वह यह सब क्यों कर रहा है। जब मैंने उस खाने से एक निवाला लेना चाहा तो उसने मेरा हाथ पकड़कर रोक दिया। तुम ये नहीं खा सकती, उसने कहा और मुझे कमरे में बंद कर दिया। मेरा दिल टूट गया। वह मुझसे इस तरह क्यों पेश आ रहा था? हर रोज यही होता। आर्यन खाना बनाता, गरीब औरतों को खिलाता और मुझे उससे दूर रखता। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार मैंने फैसला किया कि इस राज्य से पर्दा उठाऊंगी। एक दिन मैंने माँ के घर जाने का बहाना बनाया, फटे पुराने कपड़ों में वापस आई और उन औरतों के साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाकर मैं वापस अपने कमरे में आई। खाने में कुछ खास न था, लेकिन आर्यन का उसे मुंह से दूर रखना अजीब था।
रात को जब मैं कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो अंदर से आर्यन की आवाज सुनाई दी। वह अपनी माँ राधा आंटी से कह रहा था, माँ, मैंने एक लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। यूनिवर्सिटी में मेरा एक तालिबा से नाजायज ताल्लुक बन गया था। उसने मेरी वजह से खुदकुशी कर ली। इसीलिए मैं हर रात रोता हूँ। इसीलिए मैं गरीबों को खाना खिलाता हूँ, ताकि शायद मेरा गुनाह माफ हो जाए। मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। मेरी आंखों के सामने वही यूनिवर्सिटी का कमरा घूम गया। आर्यन एक गुनहगार था। उसने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं लड़खड़ाती हुई घर से निकली और टैक्सी लेकर राजपुर अपने माँ बाप के घर पहुंच गई। जब मैंने घर वालों को सब बताया तो सब सकते में आ गए। पापा और दादाजी ने मुझे आर्यन के घर वापस जाने से मना कर दिया। एक गुनहगार के साथ तुम नहीं रह सकती, उन्होंने कहा। राज और विक्रम भी गुस्से से भर गए। मेरा दिल भी यही कह रहा था। मैं एक ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी जो धोखे और गुनाह पर मबनी हो। कुछ दिनों बाद मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की। आर्यन ने मुझसे माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन मेरा फैसला पक्का था। मैंने अपनी जिंदगी को एक नई समत दी। आज मैं राजपुर में अपने घर वालों के साथ हूँ और अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आर्यन का वह राज, वह गुनाह और वह सिसकियां आज भी मेरे दिल में गूंजती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी गलतियों का असर सिर्फ हम तक महदूद नहीं होता, ये दूसरों की जिंदगियों को भी बदल देता है। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो माफी मांगने और उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर हम अपने गुनाहों को छुपाते हैं तो वह हमारे दिल और जिंदगी को खोखला कर देते हैं। हमेशा सच का साथ दो, क्योंकि सच ही वह रोशनी है जो हमें तारीकी से निकालती है।